सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का भूगोल विषय का पाठ 2 भूमि, मृदा और जल, इनके आगे पहला प्रकरण भूमि का उपयोग और उसका संरक्षण, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये हमारे पाठ 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन्य जीव संसाधन। तो चलिए करते हैं शुरू। और इन्हें समझने के लिए पहले हम एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं कि तंजानिया के एक छोटे से गांव में, तंजानिया एक देश का नाम है, जहां एक मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। मांबा एक लड़की का नाम है। उसे पानी लाने बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में भी मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी सी झोंपड़ी है और उस झोंपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। कैसी भूमि है? चट्टानी भूमि। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के लिए खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखो, इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें मुश्किल से मक्का और सेम पूरे साल के लिए खाने को मिल पाता है। इसके बाद एक और कहानी है जिसके अंदर न्यूजीलैंड में रहने वाला एक पीटर है और वो भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उनका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब वह पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत यानी बहुत बड़े घास के मैदान पर स्थित है। तो यानी उनके भेड़ों का बाड़ा कहाँ पर है? घास के मैदान पर। और वो वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक नई वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध करते हैं। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियाँ भी उगाता है। तो देखो कि हमने इस पाठ में क्या 2 कहानियाँ पढ़ी, एक मांबा की और एक पीटर की। दोनों ही विश्व के 2 अलग अलग स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। अब ये अंतर किन कारणों से है? तो यह विभिन्नता है वो भूमि की गुणवत्ता, मृदा यानी मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। यानी इन वस्तुओं में अंतर है, इसीलिए उनके जीवन जीने में भी अंतर है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। देखो, हमने पहले पाठ में भी पढ़ा था कि संसाधन किसे कहते हैं। तो प्रत्येक वो वस्तु जो व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन। तो भूमि, मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियाँ और औद्योगिकी, ये सारे क्या हैं? संसाधन हैं। और इन संसाधनों में अंतर है, इसीलिए उन दोनों के जीवन जीने में भी अंतर है। एक बात यहाँ देखो कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि के 30% भाग पर ही रह सकती है और जो शेष 70% भूमि है वो या तो विरल जनसंख्या है वहाँ पर, या फिर वो निर्जन है। कहने का मतलब कि जितनी भूमि है इस पृथ्वी पर, उस भूमि के 30% भाग पर ही लोग रहते हैं। बाकी भूमि है वो हमारे रहने के लायक नहीं है। इसके बाद आगे देखिए कि भूमि, ये देखो इस चित्र में आपको एक भूमि दिख रही है कि इस भूमि का उपयोग किन किन रूपों में हो रहा है ना। तो ये देखो, यहाँ रहने के लिए, कृषि के लिए, है ना, और फैक्ट्रियाँ, उद्योग कारखाने हैं, इन सब कामों के लिए भूमि का उपयोग हो रहा है। तो देखो, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। और यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। यानी इस पृथ्वी पर 30% तो भूमि है और 70% क्या है? सागर और महासागर। और इस 30% भाग भी, ये सारा का सारा 30% भाग भी रहने लायक नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में
जनसंख्या का वितरण भी असमान पाया जाता है। यानी भूमि के हिसाब से ही जहाँ पहाड़ी इलाका है वहाँ जनसंख्या कम होगी, है ना। जैसे ज़्यादा वन होंगे वहाँ लोग कम रहेंगे, मरुस्थल है वहाँ कम रहेंगे। तो इसलिए भूमि के और जलवायु के अलग अलग लक्षणों के कारण जनसंख्या का वितरण भी अलग अलग होता है। जैसे उबड़ खाबड़ स्थल आकृति, पर्वत के तेज ढलान वाले इलाके, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल और निर्जन है। तो ज़्यादा जनसंख्या कहाँ होगी? उर्वरी मैदानी इलाकों में, यानी उपजाऊ मैदानों में और नदी घाटियों में, क्योंकि वहाँ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। इसीलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे हुए क्षेत्र कहलाते हैं। इसके बाद देखो भूमि का उपयोग, कि भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। कई प्रकार के कार्य हैं, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कें, उद्योगों की स्थापना। तो साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। देखो हमने मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं हम, कि जैसे मांबा का परिवार है वो पशुपालन करता है, कृषि करता है और उनके आवास के काम भी आता है। और पीटर का परिवार आवास का, पशुपालन, कृषि और उद्योग के लिए भी काम आता है। तो भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी, ये भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। अब देखो कि भूमि को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि दो भागों में बांटा जाता है। निजी भूमि यानी निजी मतलब स्वयं की, तो इसमें व्यक्तियों का खुद का स्वामित्व होता है, यानी वो उस भूमि के खुद मालिक होते हैं। और जबकि सामुदायिक भूमि में समुदाय के पूरा समुदाय मालिक होता है, एक व्यक्ति का हक नहीं होता उस पर। तो सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट और औषधीय बूटियों को इकट्ठा करना। और इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। इसके बाद देखो कि जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की जो उपलब्धता है वो सीमित है। यानी जनसंख्या तो बढ़ती है, क्या भूमि बढ़ेगी? नहीं। पृथ्वी पर जितनी भूमि है वो भूमि उतनी रहेगी, जितने क्षेत्रफल पर सागर और महासागर फैले हुए हैं वो भी उतने ही रहेंगे। तो स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाना, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। और आज भूमि का उपयोग है वो उसमें व्यापक परिवर्तन आए हैं, और ये परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को भी बताते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण ये पर्यावरण के लिए खतरा बने हुए। तो इसके बाद देखो कि ये आपको नीचे 4 चित्र देख रहे हैं, और ये समय के अनुसार इस भूमि के उपयोग में परिवर्तन हो रहा है। तो पहले चित्र में देखो कि यहाँ खेत है, ये छोटे छोटे झोंपड़ियाँ हैं और पेड़ हैं, और ये व्यक्ति हल लेके खेती करने जा रहा है। और दूसरे चित्र में समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या हुआ कि खेत हल की जगह ट्रैक्टर ने स्थान ले लिया, ये झोंपड़ियों की जगह मकान बन गए। और यहाँ पर देखो पेड़ों की संख्या कम और इक्का दुक्का मकान बन गए, और ये बिजली के लिए तारें डल गई हैं। और तीसरे में और धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या हुआ, अब यहाँ पर जो 2 मंजिली मकान थे वो 3 मंजिल बन गए, और यहाँ भी काफ़ी बड़ी बड़े 2-2, 3-3 मंजिल मकान बन गए। और यहाँ खेत की जगह क्या बना दिया, पार्क और गाड़ियाँ। और धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ कि अब जो 2 मंजिला 3 मंजिला मकान थे वो बहु मंजिला मकान बन गए, क्योंकि भूमि तो उतनी है रहने के लिए और जनसंख्या क्या बढ़ती जा रही है, और यहाँ से पेड़ों की संख्या बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। और सड़कें भी दो तरफा सड़कें बना दी है, और वाहनों की संख्या भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इस तरह समय के साथ साथ भूमि के उपयोग में परिवर्तन आया है।
इसके बाद देखिए आगे कि भूमि संसाधन का संरक्षण, कि बढ़ती हुई जनसंख्या और इनकी बढ़ती हुई मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। यानी ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा होगा कि मनुष्य के लिए रहने के लिए बिल्कुल भी हमें भूमि मिलेगी ही नहीं। इसीलिए विनाश की इस दर को हमें अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण करना, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक आदि ऐसे जो उपाय हैं जिनको हम करके भूमि संरक्षण के लिए कुछ तरीके अपना सकते हैं। और इन उपायों को करके क्या होगा कि हम भूमि को सुरक्षित कर सकते हैं, भूमि को बचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।